तो वैसे हमारे पास गॉस का नियम है क्या? गॉस का नियम है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कई बार आप ये देखेंगे बुक्स वगैरह में यहाँ पर इस तरीके का ऐसे गोला लगा मिलेगा आपको, मिला होगा आप लोगों को। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप क्षेत्रफल ले रहे हैं वो सरफेस इंटीग्रेशन है। सरफेस का मतलब उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसका केवल इतना सा मतलब है कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है, आपको जो क्षेत्रफल लेना है वो कौन सा क्षेत्रफल लेना है? सरफेस का क्षेत्रफल लेना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है। तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रेशन। मैं तो भी आप पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल वगैरह जब निकाला जाएगा, पृष्ठ वगैरह का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा गोला लगा देते हैं जिसका अर्थ है सरफेस इंटीग्रेशन या फिर पृष्ठीय समाकलन, क्षेत्रीय समाकलन वगैरह, ऐसे हम लोग समझते हैं। तो ऐसा किताबों में लगा मिलता है, आप लगाना चाहें लगाइए, अच्छी बात है। अब इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? इसको प्रूफ करना है कि आता कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गॉस का नियम कहता है क्या, किसी भी बंद पृष्ठ से कितनी फ्लक्स रेखाएं लिंक हो रही हैं उसकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे पास जो फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो कितना वैद्युत बल रेखाएं लिंक हो रही है उसके लिए हमको एक पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो कई बार हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि गॉस का नियम जो कहता है कोई भी पृष्ठ आप ले सकते हो, चाहे आप वर्गाकार पृष्ठ, वर्गाकार तो नहीं ले, घनाकार ले सकते हैं, आप घनाभ के आकार का ले सकते हैं, आप बेलनाकार ले सकते हैं, आप शंक्वाकार ले सकते हैं, या आप जिगजैग सरफेस ले सकते हैं, कैसी भी सरफेस आप ले सकते हैं। गॉस का नियम ये आपको पूरी आजादी देता है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपके पास जिगजैग सरफेस हुई तो आप इस वाले एंगल का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, कोण दिक्कत कर जाएगा, तो फिर आप समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं कि अगर हमें सारी सरफेस लेने की आजादी दी गई है तो हम लोग ऐसी सरफेस का चुनाव करते हैं जिसमें हम लोगों को एंगल जो है बड़ी आसानी से मिल जाए। मतलब हम लोग समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये इस तरीके से है कोई पृष्ठ ऐसे यूं, तो इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो किधर आएगा? इस तरह से ऐसे आएगा, लंबवत बाहर की ओर। और बोलो आएगा कि नहीं आएगा? yes. पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा लंबवत किधर आएगा? बाहर की ओर। या बोर्ड है हमारा तो बोर्ड में कैसे आएगा? ये इस तरीके से आएगा। और अगर हमने वैद्युत क्षेत्र को, ये बोर्ड है, इसको हमने तल माना है, इसका क्षेत्रफल किधर? बाहर की ओर। और अगर हमने वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही लगा दिया तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0 रहेगा ना। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे? 0 रख, ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और हर बार यही कोशिश करेंगे हम लोग। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, जब भी हम लोग गॉस का उपयोग करें, गॉस के नियम का उपयोग करें, तो कोशिश ये करें कि एंगल को क्या कर दें? 0 कर दें। एंगल को अगर आप हटा देंगे तो केवल और केवल आपको इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? इस वाले डीए का करना पड़ेगा। वरना अगर कोण भी बदल रहा होगा, मान लो कोण भी बदल रहा है परमानेंट, कभी कोण 30 हो जाता है, कभी कोण मान लीजिए 40 हो जाता है, कभी 60 हो जा रहा है, कभी 90 हो जा रहा है, तो हर एक कंडीशन पे अगर कोण बदल जा रहा है तो फिर आपको समाकलन इस एंगल का भी करना पड़ेगा। वो भी तो बदल रहा है। अभी पे केवल क्या बदल रहा है? डीए। किसके सापेक्ष समाकलन करना है? इस ए के सापेक्ष करना है। ये जो डीए लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि जो भी समाकलन किया जा रहा है या जिसका भी समाकलन किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है? जो ये डीए की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, डी के बगल में अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा ए, तो इसका मतलब क्षेत्रीय समाकलन। और अगर यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा होता तो अगर यहाँ पे डीए लिखा है तो इसका अर्थ है जो समाकलन करना है वो ए के सापेक्ष करना है, मतलब क्षेत्रफल का समाकलन करना है। अगर कोण भी बदल रहा है तो फिर हमको डी थीटा भी चलाना पड़ता, क्योंकि कोण भी तो बदल रहा है। तो फिर हम लोगों को दो चीजों का समाकलन करना पड़ता है एक साथ। अवकलन आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़े? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो अवकलन में जब आपने पढ़ा होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पढ़ा होगा। तो हमारे पास अगर राशियां हैं तो गुणा हो रहा है तो उनका भी अवकलन किया जा सकता है, जैसे u इंटू वी। तो पहले का करते हैं, पहले का अवकलन दूसरे को ऐसे लिख दो, फिर दूसरे का अवकलन पहले को ऐसे लिख दो, किया ना, प्लस लगा। तो अभी ऐसा हमारे पास अगर यहाँ पर भी हो रहा है, समाकलन में भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बोलते हैं वहां पे। तो यहाँ पर भी अगर दो हमारे पास ऐसी राशियां मिल रही है जो दोनों बदल रही है तो फिर हम लोग करने के लिए इसका भी करना पड़ेगा, और फिर जो थीटा है वो भी बदल रहा है तो उसका भी समाकलन करना पड़ेगा। तो ये काफी मुश्किल काम हो जाएगा।
कई बार तो ये हो भी नहीं पाता है, तो समाकलन भी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जब भी ऐसी स्थितियां आएंगी तो एंगल को किसी तरीके से खत्म कर देंगे, मतलब कहीं से ऐसी सरफेस लेके आओ जिसमें वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की जो दिशा है वो एक ही दिशा में हो जाए, तो एंगल हमेशा क्या बना रहेगा, जीरो बना रहेगा, जीरो बना रहेगा, ये क्रम हमेशा खत्म हो जाएगा, इसका अपने को करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा दिमाग हम लोग लगाते हैं। इसलिए आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पृष्ठ का चुनाव करते हैं जिसमें एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र आपस में क्या हो, एक ही दिशा में हो। अगर क्षेत्रफल राइट तो उसका जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र वो भी किधर होना चाहिए, राइट। ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग कर लेते हैं जरा, फिलहाल ये सारी बातें होती रहेंगी। तो इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, गॉस के नियम को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गोलाकार पृष्ठ ले रहे हैं। कैसा है, गोला है हमारे पास, हमने पृष्ठ कैसा लिया है, गोलाकार, और इसके केंद्र पर, यहां पर इसके केंद्र पर हमने एक आवेश रखा है जिसको हमने कितना माना है, Q आवेश। तो इसके केंद्र पर हमने Q आवेश रख दिया। अब इसके केंद्र पर अगर Q आवेश रखा है तो इससे वैद्युत बल रेखा कुछ इस प्रकार निकल रही होगी, बोलो। yes. ऐसे ही तो निकल रही होगी, नहीं निकल रही। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से बाहर निकलती हैं, और अगर ये सेंटर पर रखा हुआ तो इस प्रकार से निकल रही होंगी। तो हमने क्या किया, अब अगर हमको ये फॉर्मूला निकालना है तो हमने इसके किसी भी जगह पे, पृष्ठ पर किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहां पर कहीं पर भी, ये जो पूरा का पूरा पृष्ठ होगा, जो पूरा का पूरा गोला होगा, वो छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर ही तो बना होगा। छोटे छोटे अगर पार्टिकल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा गोला बन जाएगा। तो हमने इसके किसी पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल जो लिया है उसको हमने बोल दिया डीए। कितना क्षेत्रफल लिया, डीए क्षेत्रफल। इसके पूरे पृष्ठ पे कहीं पे एक पॉइंट पे हमने क्षेत्रफल कितना कंसीडर कर लिया, डीए। अब देखो जरा, इसका क्षेत्रफल अगर यहाँ पे लिया है आपने, कोई इसका है कुछ गोला वगैरह, कोई हो सर्कुलर समथिंग बॉल टाइप कुछ, फॉर एग्जाम्पल इधर देखें जरा, मान लो इसको ऐसे बंद करो, ठीक है, दिस टाइप, ओके। अब ये मतलब गोल टाइप का लग रहा है, तो हमने यहाँ पर एक क्या ले लिया है, एक डीए क्षेत्रफल लिया है। और इस डीए क्षेत्रफल की अगर दिशा देखें हम लोग, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर आएगी, ऐसे बाहर की ओर आएगी, लंबवत। क्षेत्रफल की दिशा लंबवत बाहर की ओर। अगर हमने क्षेत्रफल को यहाँ लिया होता तो क्षेत्रफल की दिशा ऐसे लंबवत बाहर की ओर आती, अरे आती कि नहीं आती, तो ऐसे आती। तो कहीं पर भी अगर आप क्षेत्रफल ले रहे हैं तो वो जो कभी भी आप मैथ में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई हमारे पास गोला है, उसके पृष्ठ पर आप एक लंबवत लाइन खींचे, कोई भी लंबवत, यहां से एक लाइन खींचे मतलब पूरा, तो हमेशा लंबवत अगर होगी वो, तो हमेशा सेंटर से पास होगी। अगर यहां से कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की जाएगी तो हमेशा किधर से जाएगी, सेंटर से जाएगी। तो हमने क्या किया है, या यूं भी कह सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं या गोले की त्रिज्याएं जो होती हैं वो हमेशा पृष्ठ के साथ 90 अंश पे होती है। अगर इनकी बात करें, ये त्रिज्याएं तो है सब, ये क्या है सब त्रिज्या के बराबर है। और इनको अगर बाहर भी निकाल दें हम लोग, ऐसे निकाल दे रहे हैं बाहर यू, तो यहाँ पे एंगल कितना ही बनाएंगे, 90 बनाएंगे। तो गोले की त्रिज्याएं या फिर वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा पृष्ठ के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 बना रही है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे है। अब आप इस क्षेत्रफल की बात अगर करें तो क्षेत्रफल ने ये पृष्ठ के साथ में कितना एंगल बनाया, ये क्षेत्रफल के साथ कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। और ये जो यहाँ पे आवेश रखा है, इसकी जो फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही है वो भी तो 90 पे ही बाहर निकल रही है, ये भी तो सेंटर से ही आ रही है, त्रिज्या भी सेंटर से पास हो रही है और फ्लक्स की जो रेखाएं हैं वो भी सेंटर से ही आ रही है। तो सब दोनों के दोनों ऐसे निकल रहे हैं बाहर। यहाँ पे जो ये फ्लक्स रेखा है वही है, और क्षेत्रफल की दिशा अगर हम लोग बताएं, ये जो क्षेत्रफल की दिशा है वो भी किधर है, इसी ओर है, ई भी इसी ओर है और ए भी इसी ओर है, दोनों एक ही दिशा में। ये केवल इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट पे ये बात करते ऐसे, तो फिर कैसे होता,
इधर आता आपका ई, ठीक है ना, ये क्या आता ई, और इसी पॉइंट पे इधर ही क्या आता डी ए आता। तो हर पॉइंट पे दिशा बदल जा रही है लेकिन दोनों रहते एक ही जगह पे। आप यहाँ की बात कर लीजिए तो इस तरीके से आएगा, लेकिन दोनों आएंगे एक ही दिशा में। तो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोनों के बीच में, ई के बीच में और डीए के बीच में एंगल कितना है, तो क्या वो थीटा बराबर 0 मिलेगा हमको। दोनों एक ही दिशा में है और दो चीजें अगर एक दूसरे के समांतर होती हैं या एक ही दिशा में होती है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। तो ये आ गया आपके पास 0। अब हमको कुछ नहीं करना है, कुल मिला के इसको प्रूफ करना था। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि ये और ये आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यही तो सिद्ध करना है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा निकाला जाए तो वो किसके बराबर आएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आना चाहिए। यही सिद्ध करना है हमको। तो हमने इस वाले पक्ष को उठा ले रहे हैं और इस वाले को प्रूफ कर देना है। कर सकते हैं ना हम लोग भाई, जब भी हमको सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस ना। तो ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, तो एलएचएस को उठाएंगे और क्या निकाल देंगे, यही ना तो सिद्ध करने का तरीका होता है। तो निकालते हैं जरा। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन, और कौन सा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस का मतलब एक पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं, पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं। तो ये बाहर का जो पृष्ठ है उसका समाकलन है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, छोटा सा ऐसे राउंड में 0 लगा दिया जाता है क्रॉस करके। और ई मतलब इस आवेश ने कितना वैद्युत क्षेत्र बनाया, कहां पर बनाया, तो यहां पर कितना बनाया, पृष्ठ पर। यहां की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा पृष्ठ कहां है, यहाँ पे। वो पॉइंट जो हमने कंसीडर किया वो यहाँ पे कंसीडर किया। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा, ये हमें ले लिया है हमने एलएचएस को। अब इसकी सहायता से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो जरा लिखते हैं सारी चीजें। इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ई का वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र, ये आवेश, ये कैसा आवेश है, कैसा आवेश है, धनात्मक तो है। जब भी हम लोग आवेश अभी तक बात किए हैं तो हम लोग बोलते थे कि जो भी आवेश लिया जा रहा है यहाँ पे बिंदु आवेश लिया जा रहा है। कैसे आवेश है, बिंदु आवेश। ये बहुत छोटा सा आवेश है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े आवेश लेके आए। तो एक ये क्या है, बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालना जानते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का क्या फार्मूला है, 1/4πε0 क्यू वो आवेश है जिसकी वजह से आप तीव्रता निकाल रहे हैं, आर वो दूरी है जहां पर आप तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं हम लोग। अगर इस आवेश की वजह से यहां भी निकालें तब भी वही दूरी रहेगी, क्योंकि भाई ये क्या है, त्रिज्याएं, ये भी आर, ये भी क्या है आर, ये भी आर, ये सब आर। कहीं पर भी आप निकालें क्या सभी दूरियां बराबर आएंगी, यस। तो आप इस आवेश की वजह से अगर यहाँ तीव्रता निकालेंगे वही आएगा, इस आवेश की वजह से यहाँ तीव्रता निकालेंगे वही आएगा, इस आवेश की वजह से यहाँ तीव्रता निकालेंगे वही आएगा। तो किसी भी पॉइंट पर इस सरफेस पे आप तीव्रता निकालें वही आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा। और यह है क्या, बिंदु आवेश। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको जरा एक मिनट रोक दे रहे हैं। बिंदु आवेश, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E बराबर 1/4πε0। Q कौन सा, ये आवेश। तो Q और कितनी दूरी पर निकालना चाहते हैं इस आवेश की वजह से, यहां पर ये डिस्टेंस कितना है r। तो क्या लिखेंगे, Q/r²। फॉर्मूला भी यही होता है और पूरा मैच कर रहा है तो बदलने का भी कोई पड़ता नहीं जरूरत। रख दीजिए इसको उठा के। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E का वैल्यू 1/4πε0। Q का मान Q ही रहेगा, अपॉन में r² वही रहने वाला है। इसके बाद E का वैल्यू आपने लगा दिया है, ये क्या आ गया, dA और cos थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0, क्योंकि आपने ऐसी सरफेस को कंसीडर किया है जहां पर एंगल 0 हो जाए। तो यहाँ पर 0 हो ही रहा है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 0। cos 0 का वैल्यू 1। इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, ये निपट लिया ऐसे ही। तो ये आ गया आपका, ये देखो जरा 1/4πε0 कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट वगैरह से हमें कोई जो चीज बदल ही नहीं रही है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। इसके बाद आवेश क्या बदल रहा है, क्या
आवेश भी एक बार आपने फिक्स कर दिया, वही ये रहेगा। आर त्रिज्या, क्या इस गोले की त्रिज्या बार बार बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी। तो ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। केवल चेंज कौन हो रहा है या बढ़ कौन रहा है? पहले आपने इतना क्षेत्रफल लिया है डीए, फिर आप ऐसे ही डीए डीए जब जोड़ोगे सबको तब बड़ा क्षेत्रफल बन के तैयार होगा। तो बदलाव केवल किस में हो रहा है? इस ए में हो रहा है, मतलब डीए में बदलाव हो रहा है। तो अपन लोग इसको क्या कर लेंगे बाहर, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, बाहर आ गया। अंदर में क्या बच रहा है? सरफेस इंटीग्रेशन डीए, सरफेस इंटीग्रेशन डीए। अब आपको समाकलन किसका करना है? डीए का। एक जानकारी आपको और हमने बता ही रखा है कि जिसको ज्यादा समाकलन नहीं पता है, अभी नहीं पढ़ा है, तो वो क्या कर सकता है, अगर समाकलन के बगल में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो आप इस इंटीग्रेशन से इस डी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब केवल क्या बचेगा? ए बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं? और वो ए किसका है? ए मतलब क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल? गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल निकालना भी आता है। तो आप चाहो तो इस पूरे को अगर डीए डीए जोड़े जाए तो किसका क्षेत्रफल आएगा? गोले का आएगा। चाहो तो आप यहीं पे लिख दो गोले का क्षेत्रफल, चाहो तो आप इस इंटीग्रेशन से डी को कैंसिल आउट कर दो, उसके बाद ए बचेगा। ए किसका क्षेत्रफल होगा? गोले का क्षेत्रफल होगा। जब सारे डीए डीए जुड़ जाएंगे तो गोला ही तो बन के तैयार होगा। ऐसा एक डीए यहाँ पे, फिर एक डीए यहाँ पे, ऐसे सबको जब जोड़ोगे तो गोले का क्षेत्रफल ही तो आएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दो कि पूरा इंटीग्रेशन करने पे पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डीए किसके बराबर आएगा? गोले के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। या फिर ज्यादा बेहतर है अगर आप समझने की कोशिश करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन से डी को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे हटा सकते हैं। ये तरीका मतलब नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहे जिन लोगों को अभी इंटीग्रेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, अभी पढ़ा भी नहीं बहुत ज्यादा, तो सिंपल वे में समझने के लिए बायो वालों के लिए तो बेटर है। सिंपल वे में समझने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति मिलती है तो आप डायरेक्टली इसको हटा सकते हैं, हमेशा होता है ऐसा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ए। और ए किसका क्षेत्रफल है? क्या लिया आपने यहाँ पे? गोला। तो गोले का क्षेत्रफल है, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका त्रिज्या कितना है? r। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखें जरा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कौन सा q है? जो इस गोले के अंदर रखा है। तो आपने क्या लिया? ई डी ए कॉस थीटा लिया है, मतलब आपने एलएचएस लिया है और उसकी सहायता से आपने क्या प्रूव कर दिया है? आरएचएस प्रूव कर दिया है। फाइनली आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये q वो वाला q है जो सरफेस ने क्लोज कर दिया है। थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपका प्रूफ हो गया है। इंटरमीडिएट की दृष्टि से इस गोले को लेकर ही प्रूफ करना ज्यादा बेटर रहेगा, वरना जिग जैग सरफेस लेके भी प्रूफ किया जा सकता है, वो आपके लिए थोड़ा टफ पड़ता है। इंटरमीडिएट में ऐसे ही किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए।